हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। थोड़ा लाउड क्लियर। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एक छोटे से टॉपिक पर, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बच्चों, जनरली आप इस लेसन से बहुत भागते हो और ये टॉपिक आपको बहुत टफ लगता है, पर आज के लेक्चर के बाद शायद आप इस टॉपिक को कभी भी भूल न पाओ और बहुत ही मजा आएगा इस लेक्चर को पूरा देखें और इसे समझने के साथ साथ इसके जो टर्म हैं उन्हें याद करने की कोशिश करें, और कोशिश नहीं, याद करें उसे। तो फिर इससे कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो एसर्शन रीजन टाइप का हो, चाहे वो मैच के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके फिलिंग्स द ब्लैंक के क्वेश्चन हो, वन लाइन स्टेटमेंट हो, टू लाइन स्टेटमेंट हो, फोर लाइन स्टेटमेंट्स, किसी भी तरह के क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारा टॉपिक है नीचे श्वास। origin and conduction of nerve impulse। ठीक है बच्चों, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है क्या। व्हाट इज द ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बेटे, ये टोटली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अगर हम ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को देखें तो ये बेटे टोटली इलेक्ट्रो बायो केमिकल प्रोसेस। अब ये बात समझ आ रही है कि इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यूज करेंगे, जिससे हम नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे, और इसे जनरेट करने के लिए हमें उस केमिकल की नीड्स होगी जो लिविंग थिंग्स के अंदर जनरेट होता है, जिसे आप बायोकेमिकल्स कह रहे हो। इसका यूज हम जब सिनेप्टिकल क्लिप्स पर जाएंगे तो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में इस चीज को समझेंगे। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें हम पहले इस बात को समझ लें कि इलेक्ट्रो, जहां से हम नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम नर्व इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं। तो नर्व इम्पल्स क्या है, व्हाट इज द नर्व इम्पल्स, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की मीनिंग्स क्या है, कैसे इसे डिफाइन करेंगे। तो आप कहोगे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आप कह रहे हो बेटे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या इस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अदर वर्ड्स में हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम जनरेट कर दें, कंडक्ट कर दें, तो बेटे हम कर सकते हैं नर्व इम्पल्स की ओरिजिन और उसका कंडक्शन। ठीक है, अब ये सीरीज कैसे बनेगी, हमारा पूरा ध्यान इस मुद्दे पर रहेगा कि नर्व इम्पल्स में जो सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो उसका जनरेशन कैसे हो रहा है, उसकी बिगिनिंग कैसे हो रही है, उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि कोई स्टिमुली जिसके वजह से, जिसके कारण आप अपने सामान्य बिहेवियर को चेंज कर देते हो, वो स्टिमुली है। जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर या कोल्ड, ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है, या कोई ऐसी एक्सीडेंटल घटना जिससे आप अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटके काम करते हो, बिहेव करते हो,
वो सब कुछ जो है स्टिमुली हो सकता है। आपकी आंखों के ऊपर पड़ने वाली तेज लाइट स्टिमुली है। आपको अगर टच किया जाए तो भी एक तरीके का स्टिमुली है। तो कह रही हूँ कि यदि हम कोई स्टिमुली सेंसरी ऑर्गन को प्रोवाइड करा है तो केमिकल स्टिमुली जनरेट होगा। अगर आपने कोई स्टिमुली दिया तो वह केमिकल स्टिमुली, जो आपने स्टिमुली दिया वो केमिकल स्टिमुली के फॉर्म में आपका सेंस ऑर्गन रिले करेगा। आपके द्वारा भेजे गए स्टिमुली को आपके सेंस ऑर्गन केमिकल स्टिमुली के फॉर्म में रिले करेंगे। केमिकल स्टिमुली, मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटे कि अगर मैंने आपको टच किया तो मेरा जो टच है वो आपकी स्किन, जो कि सेंस ऑर्गन है, वो केमिकल स्टिमुली के फॉर्म में न्यूरॉन्स को प्रोवाइड कराएगी। इस केमिकल स्टिमुली को रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा? नर्व के द्वारा। रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा बेटे? नर्व के द्वारा। और अब यह नर्व इंपल्स, या आप ये कहो कि जब यह नर्व केमिकल स्टिमुली को रिसीव करेगा तो नर्व के अंदर नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा। नर्व इंपल्स की बिगिनिंग हो जाएगी। नर्व इंपल्स की बेटे क्या हो जाएगी? बिगिनिंग हो जाएगी। और इसकी बिगिनिंग्स, नर्व इंपल्स की क्या हो जाएगी? बिगिनिंग हो जाएगी। सॉरी बेटे, स्पेलिंग मिस्टेक है, बिगिनिंग्स हो जाएगी। चलिए अब हमने आपको टच किया, स्किन ने केमिकल स्टिमुलीज भेजा नर्व को और नर्व से रिसीव कर रही है, और नर्व के अंदर नर्व इंपल्स की बिगिनिंग हो गई। अब नर्व इंपल्स की बिगिनिंग हुई तो जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स जनरेट कैसे हुआ? बिगिनिंग तो हो गई, लेकिन इसका जनरेशन कैसे? तो इस बात को हम समझें कि जनरेशन एंड conduction of nerve impulse by three process. Nerve impulse by three process. थ्री प्रोसेस के थ्रू आप जनरेशन एंड कंडक्शन कर सकते हैं। नर्व इंपल्स की अपने नर्व सेल के अंदर, वो थ्री प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू आप नर्व सेल के अंदर, नर्व के अंदर अपने नर्व इंपल्स को जनरेट करेंगे और कंडक्ट करेंगे। पहला प्रोसेस है आपका परमेबिलिटी। एक्चुअली ये तीन ही प्रोसेस में वर्क करता है, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। चलिए, तो हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन नर्व में क्या है, क्या मीनिंग्स हैं इनकी नर्व के अंदर। पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड, तो बेटे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन क्या है और कहाँ होगा। अगर हम इस चीज को देखें कि हमारा जो नर्व है, हमें पता है कि नर्व, ये हमारे पास नर्व है, अब अगर ये नर्व सेल है इधर, तो ये सोचो इसके अंदर भी फ्लूइड है, इनके बाहर भी फ्लूइड है, दोनों तरफ फ्लूइड्स। तो पहली चीज जो हम इस नर्व सेल की लेंगे वो लेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एक्सोलेमा। आई होप आप एक्सोलेमा से परिचित होंगे, और अगर नहीं है तो बेटे मैं आपको याद दिलाती कि जब हम
न्यूरॉन्स ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे आप एक्सॉन कहते हो, और इस एक्सॉन की मेम्ब्रेन को आप एक्सोलेमा कहते हो। मीन्स एक्सोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स, और कुछ नहीं है, बस क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। तो हमारी डील ये हो रही थी कि इस एक्सोलेमा के अंदर, ये सब एक्सोलेमा, इनके अंदर भी फ्लूइड है और इसके बाहर भी फ्लूइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा विल बी डिपेंड ऑन composition of inside and outside fluid of axon. Composition of fluid inside and outside of axon, inside and outside of axon. तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सॉन के अंदर का कंपोजिशन क्या है और एक्सॉन के बाहर का कंपोजिशन क्या है। तो बेटे एक्सॉन के अंदर सोडियम आयन बहुत लेस क्वांटिटी में होता है, जबकि एक्सॉन के बाहर सोडियम आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। यहाँ इसकी अमाउंट ज्यादा है कंपेरिजन टू दिस इनर साइड ऑफ फ्लूइड या एक्सोप्लाज्मा। इनर साइड के फ्लूइड में सोडियम आयन कम है और टिश्यू फ्लूइड के अंदर सोडियम आयन ज्यादा है, जबकि पोटेशियम आयन इनर साइड फ्लूइड में ज्यादा है और आउटर साइड फ्लूइड में कम है। तो कंपोजिशन में हमें बस ये याद रखना है कि सोडियम आयन टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा होंगे और इनर साइड ऑफ द एक्सॉन कम होंगे। दैट्स मीन आउटर साइड ऑफ द एक्सॉन ज्यादा होंगे और इनर साइड ऑफ द एक्सॉन कम। पोटेशियम आयन इनर साइड ऑफ एक्सॉन ज्यादा होंगे, जबकि आउटर साइड ऑफ एक्सॉन या एक्सोलेमा कम होंगे। आई होप आपने कंपोजिशन क्लियर कर लिया। कंपोजिशन में हम ये समझ रहे हैं कि इनर साइड में सोडियम आयन कम है और आउटर साइड में सोडियम आयन ज्यादा है। इनर साइड में पोटेशियम आयन ज्यादा है, जबकि आउटर साइड में पोटेशियम आयन कम है। ठीक है बेटे, कंपोजिशन क्लियर हो गई। पोलराइज क्यों होगी हमारी एक्सोलेमा? हमारी जो ये एक्सोलेमा है ये पोलराइज क्यों होगी? आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि पोलराइज का मतलब ये होगा कि इनके मेम्ब्रेन के दोनों तरफ चार्ज जनरेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस कंडीशन में आज इस मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो मैं इस कंडीशन का रीजन समझने की कोशिश कर रही हूँ आपके साथ कि आखिर पोलराइज क्यों हुई हमारी ये एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा के पोलराइजेशन में क्या क्या चीजें हेल्प कर रही हैं और इसके पोलराइज होने या न होने से इलेक्ट्रिक इंपल्स या नर्व इंपल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पोलराइजेशन के रीजन को खोजते हुए हम पहले चीज देखते हैं कि भाई कंपोजिशन क्या है बिटवीन टिश्यू फ्लूइड एंड साइटोन ऑफ द न्यूरॉन्स, या आप कहो एक्सोप्लाज्मा। एक्सोप्लाज्मा के अंदर के जो फ्लूइड्स हैं उनके अंदर का केमिकल कंपोजिशन और उसके बाहर का केमिकल कंपोजिशन। दूसरी चीज हम सीखते हैं परमीएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी क्या है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा। एक्सोलेमा
कि परमिबिलिटी क्या है। बेटे एक्सोलेमा सोडियम आयन के लिए लगभग इम्परमिएबल होता है। एनसीईआरटी लिखती है कि लेस परमिएबल है और फिर आगे लिखती है कि इम्परमिएबल है। तो आप इस लेस परमिएबल में है, लेस परमिएबल है। अगर ये लेस परमिएबल इनके लिए है तो पोटेशियम आयन के लिए ये बहुत ज्यादा परमिएबल है, इसके लिए ये परमिएबल है, टोटली परमिएबल है, इसके लिए परमिएबल है, जबकि इनके लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। ठीक है, अब होगा क्या, आप जरा इसको समझने की कोशिश करें कि अगर ऐसा होता है, कंपोजिशन हमारे क्या हो, बाहर सोडियम आयन ज्यादा है, अंदर कम है, पोटेशियम आयन ज्यादा है और बाहर कम है। मेम्ब्रेन अलाउ करती है पोटेशियम को बाहर जाने के लिए और सोडियम को अंदर आने के लिए नहीं करती है। जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट या डिफ्यूजन तो ये कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से सोडियम को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन से पोटेशियम को लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए, और ये करेंगे। लेकिन सोडियम की जो परमिबिलिटी है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यहाँ जो आयंस बने हुए हैं, जो चैनल्स हैं, आयन के चैनल यहाँ लगे हुए हैं, आयन चैनल्स लगे हुए हैं, आयनों के लिए जो चैनल्स लगे हुए हैं, सोडियम के चैनल लगभग क्लोज्ड है। देखो तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में सोडियम अंदर आ पाएगा, चैनल बहुत क्लोज है। जबकि पोटेशियम के टोटल चैनल आप देख सकते हो ये ओपन है। अगर पोटेशियम के चैनल ओपन है तो पोटेशियम बाहर की ओर मूव करेगा, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ये बाहर भाग जाएगा डिफ्यूजन ग्रेडियंट के कारण। पर सोडियम उस रेशियो में अंदर नहीं आ पाएगा जिस रेशियो में पोटेशियम बाहर भाग रहा है, बहुत ही कम क्वांटिटी में आएगा, उस रेशियो में नहीं आएगा। तो दो चीजें होंगी इससे। आप पोलराइजेशन को समझ रहे हो, तो पोलराइजेशन को समझने के लिए जो दो चीजें आप ले सकते हो कि कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड क्या है। आपने देखा कि सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। परमिबिलिटी से आप ये समझ पा रहे हो कि सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा है उतनी क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में पोटेशियम यहाँ से बाहर भाग जा रहा है, और ये हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी के कारण। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनसाइड एंड आउटसाइड आयन चैनल्स प्रोटीन रखते हैं। सोडियम के चैनल्स बंद है लगभग और पोटेशियम के चैनल फुल्ली ओपन है, इसलिए पोटेशियम डिफ्यूजन ग्रेडियंसी के कारण यहाँ से यहाँ भाग जाएगा, पर सोडियम यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा। अब इसका रिजल्ट होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंसी। इस परमिबिलिटी का रिजल्ट होगा बेटे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जनरेट होना। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ जनरेट क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, कैसे जनरेट हो गया वो मैं आपको दिखाई। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या लिख चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा बेटे लिखा करें। आप लिख चुके होंगे तो मैं इसे डायग्राम में कन्वर्ट करूं। अब चलिए बेटे, तो हम समझते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है और कैसे परमिबिलिटी के कारण जनरेट होगा। ये हमारे पास एक्सोलेमा, एक्सोलेमा की परमिबिलिटी सोडियम आयन के लिए लगभग ये इम्परमिएबल है और निगेटिव प्रोटीन्स के लिए सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल है और निगेटिव प्रोटीन के लिए भी
ये इम्परमिएबल है। कौन भाई? एक्सोलेमा। कंसेप्ट याद रखना, एक्सोलेमा इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए भी और निगेटिव प्रोटीन के लिए भी, निगेटिव प्रोटीन्स के लिए, निगेटिव चार्ज के जो भी प्रोटीन्स हैं उनके। पर ये पोटेशियम आयन के लिए परमीएबल, इनके लिए परमीएबल। अब हुआ ये कि सोडियम तो बाहर था, ये अंदर कम क्वांटिटी में आ रहा है, पर पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो जब पोटेशियम भी बाहर आउटसाइड फ्लूइड में चला गया तो बेटे अंदर बचा क्या? निगेटिव आयन चार्ज प्रोटीन, वह प्रोटीन्स जो निगेटिव या तो निगेटिव आयन से या तो निगेटिव चार्ज की प्रोटीन्स है वो बचे। और हम ये जानते हैं कि आयन में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बाहर पॉजिटिव हो गए अंदर नेगेटिव हो गए। तो रिजल्ट ये होगा कि आपके एक्सोलेमा के दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अब बेटे आप देखो कि जो आपकी एक्सोलेमा है ये पोलराइज हो गई, इस एक्सोलेमा पर पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव के ये पोल बन गए, इसलिए आपकी एक्सोलेमा यहाँ पे पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि इसके पोलराइजेशन में इसकी मतलब किस तरीके से पोलराइज होती है। तो हमने समझा कि भाई कंपोजिशन मैटर करता है, हमने समझा कि परमेबिलिटी मैटर करती है, और हमने समझा कि परमेबिलिटी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज बने, और ये एक दूसरे को चूंकि अट्रैक्ट करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ ये इकट्ठे हो गए, जिससे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज हो गई। अंदर जो नेगेटिव चार्ज है इसे वोल्टामीटर से नापा गया तो ये -70 मिलीवोल्ट चार्ज, और इस -70 मिलीवोल्ट के चार्ज को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। इसी को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 70 -17 मिलीवोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आपके जो नर्व सेल हैं, जो नर्व फाइबर हैं, वो रेस्ट कर रहे होते हैं। उस पीरियड में इस नर्व फाइबर के अंदर इनर साइड ऑफ द नर्व फाइबर -70 मिलीवोल्ट्स की पोटेंसी की एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब रेस्टिंग फेज की एनर्जी, रेस्टिंग फेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एनर्जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एनर्जी है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास -70 मिलीवोल्ट। अब इस -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे जनरेट करेंगे? तो अगर आपने केमिकल स्टिमुली इतनी स्ट्रॉन्ग, आपको मैंने शुरू में बताया था कि पहले केमिकल स्टिमुली आपके सेंस ऑर्गन से रिले होंगी, जिसे नर्व रिसीव करेगा और फिर नर्व इंपल्स जनरेट होगा। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पे चर्चा की थी। तो अगर आपका केमिकल स्टिमुली, आपने जो भी केमिकल स्टिमुली दिया है, हम बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसे हमने केमिकल स्टिमुली कितनी स्ट्रॉन्ग दी कि -70 मिलीवोल्ट में इतनी गिरावट हो जाए कि ये -55 मिलीवोल्ट हो जाए, जिसे हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहेंगे। इस -55 मिलीवोल्ट की एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू।
तो अगर इसमें इतनी गिरावट हो जाए कि -70 मिलीवोल्ट -55 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट हो जाए, तो होगा क्या? आपके जितने सोडियम आयन के चैनल हैं जो कि अभी तक क्लोज थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फेज तक, यहाँ सोडियम आयन के चैनल बेटे लगभग क्लोज होते हैं। सोडियम आयन चैनल ये लगभग क्लोज्ड होते हैं, जबकि पोटेशियम आयन चैनल ओपन होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान। अब हम क्या कर रहे हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में जो ये चैनल ओपन और क्लोज थे, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू इतनी हो गई, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू इतनी हो गई, तो बेटे सोडियम आयन के चैनल फुली ओपन हो जाएंगे, बट पोटेशियम आयन के चैनल फुली क्लोज्ड हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करो, थ्रेशोल्ड वैल्यू विल बी जनरेटेड, देन सोडियम आयन चैनल विल बी फुली ओपन, but potassium ion channel closed. Potassium ion channel closed हो गए और सोडियम आयन चैनल ओपन हुए। बेटे मसल्स की सेल में और नर्व की सेल में ये चैनल अपनी क्वालिटी चेंज करते हैं, बाकी किसी सेल में नहीं चेंज करते हैं। अब रिजल्ट क्या होगा? सोडियम जो कि बाहर था वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण बहुत तेजी से अंदर आ जाएगा, बट जो पोटेशियम अंदर था वो बाहर नहीं जा पाएगा, वो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, वो पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे सोडियम आपका अंदर आया और पोटेशियम को भी आपने अंदर रोक दिया, पोटेशियम को भी आपने अंदर रोक दिया। तो जिस जगह पे आपने केमिकल स्टिम्युली दी है, मान लो यहाँ पे आपने केमिकल स्टिम्युली दिया है, इस जगह पे क्या हो रहा है आप देखो, इस जगह पे जो पॉजिटिव आयन है वो अंदर आ गए और जो निगेटिव आयन है वो बाहर चले गए। तो ये चीज तो उल्टी हो गई, अंदर निगेटिव आयन थे और बाहर पॉजिटिव आयन थे। लेकिन केमिकल स्टिम्युली के कारण थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर जनरेट हुआ तो नहीं हुआ, तब फिर नर्व इंपल्स नहीं हो सकता। ये सोडियम अंदर आ गया, पॉजिटिव आयन अंदर आ गए और निगेटिव आयन बाहर आ गए। रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ जो आपकी मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये डीपोलराइजेशन कर गई, डीपोलराइज हो गई, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई।